गैंग वार की तरफ कैसे आया? रहमान डकैत नाम है, क्या ये डकैतियां करता था? अल्ताफ हुसैन ने कोशिश की लियारी में एंट्री देने की। लियारी में जो है वो रहमान बलोच जो था वो इसमें आड़े आता था। कुछ क्लैश हुए एमकेएम के लोगों के और बलोचों के साथ। बलोच आबादी का घिराव हुआ तो वो खबर बलोच आबादियों तक पहुंची। रहमान बलोच जो था वो अपने बहुत सारे साथियों के साथ उस इलाके में पहुंचा। जदीद हथियारों के साथ उसने वहां पर हमलावर हुआ। उस वक्त एक वेव चल गई कि डकैतों ने हमला कर दिया है। तो रहमान डकैत के नाम से जो है उन्होंने हाजी लालू का बेटा अरफात और रहमान गिरफ्तार हो गए। किसी लालू ने अपने बेटे अरफात की जमानत करा ली और उसे रिहा करा लिया। वालदा ने उनके मुखालिफिन से किसी से अप्रोच की, उन्होंने इसकी जमानत कराई। रहमान को यह पता लगा माँ ने शायद कोई किरदार अदा किया है तो उन्होंने अपनी वालदा को कत्ल कर दिया। ये सियासी लड़ाई थी एमकेएम और पीपल्स पार्टी की। 100% सियासी थी। एमकेएम ने जो हाथ रखा अरशद पप्पू हाजी लालू इसकी टीम के ऊपर। चौधरी असलम की एंट्री कब होती है? चौधरी असलम बड़ी दबंग तरीके से कहता था कि मैंने एमकेएम के 100 से ज्यादा लोग मारे हुए। चौधरी असलम ऐसा हो गया कि पागल हो गया था और वो किसी भी सूरत जो है वो मारना चाहता था। चौधरी असलम को ये बावर करा दिया गया था कि रहमान को इनकाउंटर नहीं करना है। पब्लिक डिजिटल से मैं हूं समर अब्बास। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अफजल नदीम डोगर मौजूद हैं जो कि 35 साल से सहाफ़त से वाबस्ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डोगर साहब, ये बताइएगा, लियारी आजकल टॉप ट्रेंड बना हुआ है। इंडियन फिल्म धुरंधर भी बनी लियारी पे, गैंग वॉर पे। उन्होंने जिस तरीके से लियारी की अक्कासी की वो बहुत खौफनाक मनाजिर हैं। एक्चुअल गैंग वॉर की क्या हिस्ट्री है और लियारी, आप समझते हैं कि लियारी में जो ये दंगा फसाद और गैंग वॉर की एंट्री हुई, ये कैसे और कब हुई? देखिए, लियारी मैं समझता हूँ कि एक मिनी पाकिस्तान है। जो मेरा ताल्लुक़ रहा है लियारी से, मैं कोई एक दहाई तक लियारी में खुद रहा हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ सिर्फ एक आम कॉन्सेप्ट बन गया है कि बलोच शायद लियारी के वासी हैं। ऐसा नहीं है। एक बड़ी तादाद वहाँ मुहाजिरों की आबाद है, एक बड़ी तादाद पंजाबी, पठान, नियाजियों का एक बहुत बड़ी आबादी है उस जगह पर। इसके अलावा पाकिस्तान में जितनी भी कौमियतें हैं मैं समझता हूँ वो लियारी में हैं। और जितना पुरअमन इलाका लियारी माजी में रहा है, शायद कराची का कोई और इलाका इतना पुरअमन नहीं था। इंतहाई गरीब और लाचार बेबस लोगों की आबादी थी जिन्हें कोई एक दहाई पहले तक तो पीने का पानी तक भी दस्तयाब नहीं था। तो और दूसरी बात ये कि गरीब होने के साथ साथ वो बुनियादी बात लियारी की ये थी कि अगर मैं कहूँ कि जब कराची के लिए बड़ी खिदमात हैं लियारी के लोगों की, ईरानी बलूचिस्तान के इलाके मकरान, इन इलाकों से जो लोग उठकर कराची आए थे वो कराची की तामीर के लिए आए थे। आप अगर कराची में बड़ी कोई सी भी बड़ी बिल्डिंग उठा लें, सिंध हाई कोर्ट की बिल्डिंग उठा लें, सिंध असम्बली पुरानी उठा लें, केएमसी हेड ऑफिस उठा लें, या एमए जना रोड पर जितनी भी तारीखी पुरानी इमारतें वो उठा लें, तो उसमें बहुत बड़ों कोई 100 मन वजनी यानी बड़े पत्थर होते थे जो दूसरी तीसरी मंजिल तक पहुंचाए जाते थे। आम आदमी के बस की बात नहीं थी। कोई मशीनरी नहीं होती थी, क्रेनें नहीं होती थीं। ये एक ताकतवर लोग उन पत्थरों को लकड़ियों की मदद से घसीट कर ऊपर पहुंचाते थे और उनकी तामीर जो थी वो करते थे। ये वो लोग मजबूत तरीन एक जुस्से वाले लोग जो थे वो लियारी के, ये मकरान के बलोच थे, ईरान के बलोच थे। ये सब थे जिन्होंने कराची की तामीर में हिस्सा लिया, क्योंकि कराची नए सिरे से तामीर हो रहा था क्या में पाकिस्तान से पहले। तो इसके करीब तरीन समंदर के किनारे जो जगह थी वो उनको रहने के लिए दे दी गई। उन्होंने झोंपड़े बना लिए। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता एक कच्ची आबादी बनती गई। और आज भी लियारी में वो वाक़यात मौजूद हैं कि जो कच्चे घर, गारे के बने हुए घर, मट्टी के बने हुए घर जिनकी छतें टपकती थीं, तो आज भी बुनियादी तौर पर लियारी ये था। तो उसके बाद जो आपने तज़किरा किया गैंग वार का, तो इसमें इक्का दुक्का चंद ख़ानदान ऐसे होते थे थोड़े से जो मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे तो नहीं मैं कह सकता उनको, लेकिन शऊर वाले थे या कुछ पैसे वाले थे, या वो उनमें दो ख़ानदान ऐसे थे। एक तो ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक था कोई, वो शाह फैमिली थी उनकी, वो एक बड़े उनकी हवेली वाले अच्छे घर कहलाते थे, पक्के घर जो आज के दौर में हम जिन्हें कहते हैं, उस वक्त तो वहाँ वजूद नहीं था उनका। दूसरा था एक 4 भाई थे जो हाजी दाद मोहम्मद, उनके जो भाई थे शेर मोहम्मद उर्फ शेरू, ताज मोहम्मद, बेग मोहम्मद
और बेकल के नाम से, ये 4 भाई थे। एक इनका घर था जो हाजी दाद मोहम्मद था। बलोच एसोसिएशन इन्होंने बनाई थी लियारी में, रेक्सर लाइन में, कलाकोट के इलाके लियारी में। तो एक मकसद दरख्तों वाले घर, चीकू के घर और पता नहीं क्या कुछ उन घरों में होता था, बड़े बड़े घर थे। तो ये 2-3 घर उस वक्त लियारी के अच्छे घर थे जिनका मैंने तस्करा किया। तो इनमें जो हाजी दाद मोहम्मद जिनका हम तस्करा कर रहे हैं और जो आजकल लियारी ज़ेर बहस है, वो इस ख़ानदान की वजह से है। दाद मोहम्मद जो थे, इन्होंने 2 शादियाँ की थी। उन 2 शादियों में इनके पहली जो इनकी शादी थी उससे इनके 4 बेटे थे, और दूसरी जो शादी थी उसमें इनके 2 बेटे थे हाजी दाद मोहम्मद के। उन 2 बेटों में एक का नाम अब्दुर्रहमान बलोच, जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं आज, और दूसरा अब्दुर्रहीम था। तो अब अगर मैं थोड़ी सी इस स्टॉप करके इसकी थोड़ा सा पस मंज़र में मैं जाऊंगा लोगों को समझाने के लिए कि ये दाद मोहम्मद कौन था। दाद मोहम्मद आपकी सोच से, हमारी सोच से बालातर था। अब जब कुरीदी ये चीज़ें तो निकली हैं, जो दाद मोहम्मद उर्फ दादल बुनियादी तौर पर शुरू में जब सियासत चली क़याम पाकिस्तान के बाद, ये मैं 1960 की बात कर रहा हूँ, जिस वक्त हमारे उस वक्त यूसुफ हारून थे, हमीद हारून थे। उस वक्त जब मुस्लिम लीग वजूद में आई थी, तो उस वक्त मुस्लिम लीग के ये हारून फैमिली के लोग थे। उन्होंने लियारी के जो सुलझे हुए लोगों को अपने साथ रखा था एज ए सिक्योरिटी या मामला संभालने के लिए। उनमें एक दाद मोहम्मद था। अच्छा। और उनमें इनके भाई थे। तो ये लोग क्या करते थे, जब इनका जलसा होता था या कोई एक्टिविटी होती थी, तो ये एक मजबूत पावरफुल लोग होते थे, जैसा कि मैंने तस्करा किया। तो इनको वो अपने साथ रखते थे लोगों को संभालने के लिए, गाइड करने के लिए, और लियारी के समझे हुए लोग थे। तो ये इसका सियासी पस मंज़र था। दूसरा सियासी पस मंज़र जो नहीं है, उन जलसों में उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी आते थे। तो कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे कि जिनमें ये दोनों काफ़ी फोकस्ड हो गए थे। वहाँ एक ककरी ग्राउंड के एक जलसे में काफ़ी कोई हंगामा वगैरह हो गया था। कुछ स्टूडेंट यूनियन के लोग ऊपर आके अपने मुतालबात के लिए उन्होंने जलसे में कुछ थोड़ा सा बदमज़गी पैदा की थी, जिनको इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया। तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नज़रों में ये आए। पीपल्स पार्टी बनी तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ थे। मैं बात कर रहा हूँ हाजी दाद मोहम्मद उर्फ दादल की। अब्दुर्रहमान बलोच के वालिद थे जो, ठीक है, ये उनके साथ उनकी एक्टिविटीज़ में शरीक रहे, सब चीज़ हुई। अब एक इसकी जो बड़ी कुर्बानी, देखें, एक तो बहुत सारी चीज़ें उस वक्त मीडिया नहीं था, अखबारात नहीं थे, अखबारात में चीज़ें छपती नहीं थी इसके ज़रिए अगर आप तलाश करने की कोशिश भी करें। लेकिन जो इलाके के लोग बताते हैं, जो हिस्ट्री सामने आई है, एक जो मैं समझता हूँ इसकी भुट्टो ख़ानदान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हाजी दाद मोहम्मद की अगर मैं एक बहुत बड़ी खिदमत सरंजाम दूँ कि बिल्कुल आज भुट्टो शहीद, जेल के अंदर कैद काट के भुट्टो को फांसी दी गई तो आज शहीद कहला रहे हैं। इसी तरह की कुर्बानी हाजी दाद मोहम्मद ने पीपल्स पार्टी और भुट्टो के लिए दी। हुआ ये था कि जब ज़ियाउल हक ने टेक ओवर किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ऊपर अताब आया, उनके अगेंस्ट मुख्तलिफ केसेस बनाना शुरू किए। तो एक केसेस उसमें ऐसा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बानी लोग थे, इनमें इख्तलाफ हुआ भुट्टो के साथ बनने के बाद। जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है या हमने जो खरीदी हैं चीज़ें, जो हमें जो मालूमात इस साल से उसके अंदर हुई हैं, उनमें जो एक पीपल्स पार्टी का जो मंशूर लिखने वाला था, उनका नाम था जलालुद्दीन अब्दुर्रहीम। ये बांग्लादेश से थे, भुट्टो के बहुत करीबी साथी थे। भुट्टो से पहले ये मिनिस्टर भी रहे, फेडरल मिनिस्टर रहे, फिर उसके बाद भुट्टो की काबीना, भुट्टो के साथ मिनिस्टर रहे। फिर भुट्टो ने इनको जो है इस तमाम उसमें, ये वो थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब बुनियाद रखी तो उसके पहले सेक्रेटरी जनरल थे। इनका तस्करा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि डायरेक्ट इसका लियारी से ताल्लुक जुड़ रहा है। अच्छा, हाजी जब ये भुट्टो के साथ मंशूर इन्होंने लिखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो जलालुद्दीन अब्दुर्रहीम, जो मशहूर थे जे अब्दुर्रहीम के नाम से। अब जब इनके इख्तलाफात हुए तो भुट्टो ने इनको किसी तरीके से अपनी, क्योंकि वो बहुत समझदार, इनके एक तरह से मेंटर थे भुट्टो को बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, लेकिन भुट्टो को उनसे ख़तरात भी थे। भुट्टो साहब ने क्या किया कि इनको यहाँ से एम्बेसडर बना के भेज दिया पाकिस्तान का फ्रांस में होते हुए, लेकिन वो चूँकि बांग्लादेश से थे वो, तो इसलिए वो उनसे थोड़ा सा कुछ मामलात पे इख्तलाफात हुए, बदमज़गी हुई। वो कुछ मामलात पे जब ये हुआ तो वो भुट्टो साहब को यहाँ आना चाहते थे, लेकिन वो नहीं आने देना चाह रहे थे कि नहीं तो आप उधर काम करो,
लेकिन एक दिन वो खामोशी से फ्लाइट पकड़ी और वो कराची आ गए। कराची आए तो भुट्टो को इंटेलिजेंस से पता लग गया था कि वो आ रहे हैं, लिहाजा इंटेलिजेंस इदारों ने उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया। उनको इस दौरान उसका काउंटर करने के लिए भुट्टो साहब की कहने पे या भुट्टो साहब के मोहब्बत में दाद मोहम्मद और उसकी टीम के लोग भी एयरपोर्ट पहुंचे, जिन्होंने उनका बुरा इस्तकबाल किया। कुछ कहते हैं कि तशद्दुद भी किया, कुछ कहते हैं कि उन पे अंडे जो थे, गंदे अंडे उनके ऊपर फेंके। इस दौरान उनको पकड़ भी लिया गया। भुट्टो साहब ने उनको जेल में भी डलवा दिया, जो बानी सेक्रेटरी जनरल थे और मंशूर लिखने वाले थे। बहरहाल ये एक अलग तनाज़ा है, लेकिन उसमें ये वाक़या चूँकि तारीख़ में कहीं तो है, लेकिन इस अंदाज से नहीं है जो हमें लोगों ने बताया है। कुछ इसमें मुबालगा आराई भी हो सकती है, चूँकि अब हालात वाक़यात ऐसे हुए हैं। लेकिन जो मैंने कुछ फैक्ट सर्च किए हैं तो वाक़यात तो ये रिपोर्ट हुआ था और उन्हें जेल भी हुई थी। इस दौरान जब ज़ियाउल हक ने टेक ओवर किया तो सबसे पहले उन्होंने भुट्टो के खिलाफ इस तरह के शवाहिद जमा करना शुरू किए। उन शवाहिद में यही हाजी दाद मोहम्मद, अब्दुर्रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत के जो वालिद थे, इनको उठा लिया उन्होंने। इसके बाद इनको बुलाया, इनको कहा कि ये वाक़या हुआ था, उसमें आपने ये किया था। उसने बोला हाँ मैं किया था, वो हमारे साथ पार्टी के साथ उसने गद्दारी की थी, उसने ये किया था। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, उससे हम सरोकार नहीं है, आप ये बयान दे दो कि ये वाक़या आपने जुल्फ़कार अली भुट्टो के कहने पे किया था, आपको मैं इसमें माफ़ करूंगा और वादा माफ़ गवाह बन जाओ भुट्टो के खिलाफ। उसके ऊपर जो है वो दाद मोहम्मद उर्फ दादल, जो कि एक जाला था उस वक्त का और भुट्टो का शदाई था, भुट्टो का बहुत करीबी, यानी कि एक इस तरह का नेशनल गार्ड की तरफ का बंदा था, तो उसने इससे इनकार कर दिया, जिस पर हाजी दाद मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पे केस बनाया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। और दिलचस्प बात यह कि इस सारे पस मंज़र के दौरान उन्होंने भुट्टो से गद्दारी नहीं की और भुट्टो के ख़िलाफ़ जो है वो जो बयान था उनके, उस पर ज़ियाउल हक के कहने पे या उनकी टीम के कहने पे वो नहीं दिया, और उस दाद मोहम्मद की जेल में ही डेथ हो गई। उस दौरान ये अब्दुर्रहमान बहुत छोटा था। तो उसके बाद फिर इसकी जो अब्दुर्रहमान बलोच की जो परवरिश हुई, तो ये इनके एक रिश्तेदार थे बचपन के दिनों में, हाजी लाल मोहम्मद उर्फ हाजी लालू, जो कि पाक कॉलोनी जहानारा में उनका पूरा सेटअप था। इनके वालिद के नाम से मशहूर थे वो। हाँ, भाई चूँकि उनकी फैमिली में उनके साथ रहते थे। इनका जो राइवल बाद में बना अरशद पप्पू, उनके साथ रहते थे। अरफात के वो जिगरी थे, आपस में हर वक्त आना जाना, जिस जगह भी होना था। तो ये एक इन्होंने उसकी परवरिश की और इनको एक अपने हिसाब से, चूँकि अब्दुर्रहमान बलोच के एक चचा थे शरीफ, उनको इकबाल बाबू डकैत ने कत्ल कर दिया था। वो शायद उसको रहमान को तैयार कर रहे थे कि बलोच एक इनके उसके अंदर है कि उसको किसी तरीके से बदला लिया जाए इन चीज़ों का, तो इसके लिए उनको तैयार कर रहे थे अपनी टीम में इस तरीके से रखें। बिलाखिर कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि हाजी लालू का बेटा अरफात और रहमान गिरफ्तार हो गए किसी केस में, इनके ऊपर मुकदमा बना, जेल चले गए। जेल जाने के बाद रहमान जो था वो दोनों जेल में थे, तो इस दौरान हाजी लालू ने अपने बेटे अरफात की ज़मानत करा ली और उसे रिहा करा लिया, लेकिन अब्दुर्रहमान जेल में था। अब्दुर्रहमान ने जेल से पैगाम भिजवाया या कोई बात की हाजी लालू से कि भाई आपके पास मेरा अमानत भी रखी हुई है, आप वो पूरी खर्च करो, मुझे जेल से निकालो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर ये कहा जाता है कि किसी अप्रोच के ज़रिए से उसकी फैमिली में उसकी वालदा ने उनके मुखालफिन से किसी से अप्रोच की, उन्होंने इसकी ज़मानत कराई, लेकिन जब ये ज़मानत हुई और उसके बाद रहमान को ये पता लगा कि उसके दुश्मनों के ज़रिए से ये हुई है और उसकी माँ ने शायद कोई किरदार अदा किया है, तो उन्होंने अपनी वालदा को कत्ल कर दिया उसमें, रहमान बलोच ने। और लेकिन इसके बारे में कुछ मुबालगा रही हैं, कुछ फैमिली के लोग उनके कहते हैं कि इत्तफाकी गोली चली, कुछ कहते हैं कि वाक़या कुछ और था। बहरहाल ये एक क्लियर बात नहीं है कि उसको क्यों किस तरीके से वो किया। शायद इस पे कुछ अगर हम रिसर्च करें, कुरेदने की कोशिश करें, तो ये वाक़या इसका असल वो निकल सकता है। गैंग वार की तरफ कैसे आया रहमान बलोच? रहमान डकैत नाम है, क्या ये डकैतियाँ करता था जो रहमान डकैत इसका नाम पड़ गया, या डाके वगैरह? देखें, कुछ मुकदमात तो सामने ऐसे नहीं हैं हमारे कि जिनमें हाँ हम कहें कि कितनी तादाद थी उनकी,
एक पूरा एक हवा चल रहा था, एक चीज़ें उस वक्त मल्टीपल चीज़ें थी, और पुलिस साइड से ही जो चीज़ें हम तक आई थी वही रिपोर्ट होती रही अक्सर व बेशतर। अब अगर हम मुकदमात की छानबीन कर सकते हैं इनके कि कितने मुकदमात थे, लेकिन ये एक फैक्ट है कि रहमान के खिलाफ पुलिस मुकाबलों के मुकदमात हैं, कत्ल के मुकदमात हैं, मुखालफिन के साथ लड़ाई झगड़ों के मुकदमात हैं, लेकिन कोई डकैती का कोई मुकदमा आज तक नहीं है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि रहमान जो था वो डकैत कैसे बन गया, क्योंकि 1997 98 तक तो हमने इनको देखा कि कोई ऐसी चीज़ डकैती की इसके साथ नहीं थी, फिर अचानक से वो डकैत। इसका कुछ थोड़ा सा पस मंज़र जो सामने आया वो ये आया कि रहमान आपको पता है कि उन हालात वाक़यात में एमक्यूएम का एक सेटअप था कराची के अंदर, जो पूरे कराची के बाद पूरे पाकिस्तान में इन्होंने टेक ओवर करना शुरू किया। मुहाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी। उसके बाद इन्होंने उस पैटर्न के तहत लियारी में कुछ कोशिश की कि इनके कोई यूनिट खुल जाएं, इनके लोग वहाँ जाएं, ये लियारी से इलेक्शन लड़ सकें। पीपल्स पार्टी का किला था तो उसको ख़त्म किया जाए, वहाँ इनका अपना हिस्सा मिले, क्योंकि एक महाजर वोट भी वहाँ पर अक्सरियत से था। तो ये वजूहत थी कि अल्ताफ़ हुसैन ने जो है वो कोशिश की लियारी में एंट्री देने की, लेकिन उसमें हमने देखा कि लियारी में जो है वो रहमान बलोच जो था वो इसमें आड़े आता था। कुछ वाक़यात हमारी विटनेस के भी हैं, जिसमें ये कुछ जुलाई 1992 का वाक़या है, जब हसन लश्करी विलेज है एक बलोच लियारी के इलाके का, वहाँ पर अक्सरियत मुहाजिर कम्युनिटी की थी और वहाँ बलोच थे। वो बलोच थे जिन्होंने 1947 के बाद वहाँ कराची आने वाले बेशतर मुहाजिरों को अपनी जगह देकर उनको वहाँ आबाद किया था। तो ये एक अलग हिस्ट्री है। लेकिन जो मालूमात हुई वो ये हुई कि इस अरसे में वहाँ पर कुछ क्लैश हुए एमक्यूएम के लोगों के और बलोचों के साथ, गैर मुहाजिरों के साथ। तो उसमें इनकी लड़ाई हुई। उस लड़ाई में जो एमक्यूएम के लोग थे गालिबन मुसल्लह थे, उन्होंने कुछ आबादियों का घेराव कर लिया, और जो बलोच आबादी थी, बलोच आबादी का घिराव हुआ तो वो खबर बलोच आबादियों तक पहुंची, जिनमें लियारी तक भी ये बात आई। तो लियारी से बताया जा रहा है कि रहमान बलोच जो था वो अपने बहुत सारे साथियों के साथ उस इलाके में पहुंचा, और किसी तरीके से कहाँ से लिए, उसके अपने होंगे या इनकी ग्रुपिंग में होंगे, जदीद हथियारों के साथ उसने वहाँ पर हमलावर हुआ और उस जो उनका घिराव था वो ख़त्म किया और वहाँ पर अपने मोर्चे बनाए। और उसके बाद जो है वो उस पर वो यानी कि उस इलाके को एक तरह से इन्होंने उस तरह के अनासर से आज़ाद। तो उस वक्त एक वेव चल गई कि डकैतों ने हमला कर दिया है। वो क्योंकि बाबू डकैत का नाम था लियारी से, तो हमारे पता है कि मीडिया में फिर इस तरह की चीज़ें ही सेड दे सेड के ऊपर ही चलती हैं, बयानात होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी किसी ने, वही मनोवन अखबारात में छपता था, वही मनोवन मीडिया पे उस वक्त के वो चलता था। तो ये एक वो चीज़ इस्टेब्लिश हुई कि रहमान डकैत के नाम से जो है उन्होंने वो इस्टेब्लिश कर दिया। 1992 में रहमान डकैत नुमाया हुआ, उन्होंने एज ए डकैत के तौर पे इसको वो कर दिया। उसके बाद फिर हालात वाक़यात हुए, फिर हमारे सामने की कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं कि एमक्यूएम ने और एंट्री देना शुरू की। ये मैं 97 की बात करूं, 96 की बात करूं, 98 की बात करूं, इस अरसे में वहाँ एक बलोच हाल है, वहाँ पर हत्तुल इम्कान कोशिश की लियारी में कुछ अनासर ने कि किसी तरीके से एमक्यूएम का कोई जलसा हो जाए, अल्ताफ़ हुसैन वहाँ खिताब कर लें, लेकिन नहीं होने दिया। फिर आर्ट चौक के पास एक बिल्डिंग के ऊपर हमने देखा कि एक बिल्डिंग के ऊपर इन्होंने शामियाने लगा के उसके ऊपर एक जलसा करने की कोशिश की। बलोच लड़कों को पता लगा, उन्होंने नहीं होने दिया। बुनियादी क्लैश ये था। ठीक है, एक गैंग वार जो हम कहते हैं। अब्दुल रहमान डकैत को कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही थी? देखिए, अब्दुल रहमान डकैत का वालिद अगर पीपल्स पार्टी का जानशीन था या उनका पीपल्स पार्टी का जानसार था, मैं समझता हूँ, तो अल्टीमेट के भी पूरा लियारी एक पीपल्स पार्टी के जालों की आबादी कहलाती थी और बहुत बड़ा एक वोट बैंक था पीपल्स पार्टी का। तो लिहाजा वो भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता था, पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो करता था, यानी ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो ये वजूहत थी कि जिसकी बुनियाद पर एक उन्होंने गैंग वार का एक कॉन्सेप्ट काफ़ी आखिर वक्त तक हाईलाइट किया। बेसिकली ये सियासी लड़ाई थी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की, जो गैंग वार का जिसे नाम दे दिया गया, ये कहना चाह रहे हैं आप? 100% सियासी थी कि कब्जे की बात थी ना ये। तो अब लियारी वाले ये गिला करते हैं इस बात का कि भाई बलोच को बलोच से लड़ा के एमक्यूएम ने जो हाथ रखा अरशद पप्पू, हाजी लालू, इसकी टीम के ऊपर रखा। और इनको फंडिंग भी करते थे, इनकी मनशियात भी बिकती थी, उसकी सपोर्टिंग करते थे
और उनको इलाकों में यानी कि अपने अपने बंदे भी दिए हुए थे, उनको फुल सपोर्ट देती थी, क्योंकि डायरेक्टली ये करीब तरीन था जहानाबाद का इलाका, नाज़माबाद वगैरह के, पाक कॉलोनी के, तो वहाँ से इनको सपोर्ट मिलती थी। तो कई मरतबा हमने खुद रिपोर्ट किया, अखबारात में मौजूद है कि रेंजर ने कई मरतबा छापा मारा हाजी लालू के अड्डे पे, जो मनशियात का अड्डा था उसका, तो वहाँ से सैकड़ों की तादाद में एमकेएम के परचम, बैनर ये निकलते थे बहुत बड़ी तादाद में। तो इससे तो 100% था कि उनको एमकेएम सपोर्ट कर रही थी। दूसरी तरफ क्या था कि इनको पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही थी। फिर आपने बाद में, इसके बाद में आने वाले हालात में आपने देखा होगा कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की पीपल्स अमन कमेटी, पीपल्स अमन कमेटी के नाम से। फिर आपको ये भी याद होगा कि उधर कच्छी एक तंजीम थी, उसके ऊपर भी एमकेएम ने हाथ रखा, उस तरफ से भी घेराव करने की कोशिश की, लेकिन बुनियादी ये लड़ाई पॉलिटिकल थी, जिसको गैंगवार का नाम दिया गया। अब लियारी वाले ये शिकवा करते हैं कि इसको तो आपने गैंगवार कह दिया, कि बलोच को बलोच से लड़ा के अपने मकासद के लिए गैंगवार कह दिया। वो भाई एमकेएम हकीकी भी तो बनी थी, सैकड़ों लोग मुहाजिरों ने मारे, तो उसको गैंगवार क्यों नहीं कहा किसी ने? या और पीटीआई के लोगों का झगड़ा था, पठानों का झगड़ा था एमकेएम के साथ, उसको कभी कोई गैंगवार की वो करने की कोशिश नहीं की। तो बुनियादी बात ये कि इसको इस एंगल से दिया, लेकिन लियारी फिर इस सारे अरसे में मैं समझता हूँ कि तबाह हुआ, बर्बाद हुआ। लियारी का इस इतना नुकसान इस इल्ज़ाम और इस सारी कसमकश के अंदर जितना हुआ, कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। पहले ही गरीबों की आबादी थी, ये सारी चीज़ें थी, उसके बाद रही सही कसर इसने हुई। अब इसका नतीजा क्या है कि आप एक बलोच घुंघराले बाल वाला कराची के किसी इलाके में घूमता था, उसको अगवा करके मार देते थे, फायरिंग कर देते, ऐसे ही खौफ। ठीक है। अच्छा, कहीं बलोच अगर नजर आता था तो जो आम शहरी उससे खौफजदा होते थे, खौफजदा होता था। हालांकि बलोच तो बड़े प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग। सैकड़ों की तादाद में बलोच वो जो सिक्योरिटी के तौर पे साथ होते थे अपने सेठों के साथ, वो उनकी नौकरियां ख़त्म हुई। सैकड़ों की तादाद में बलोच ड्राइवर की नौकरियां कर रहे थे, घरों पे नौकरियां कर रहे थे, वो ख़त्म हुई। अगर किसी मुहाजिर या किसी और मुहाजिर आबादी के इलाके में बलोच किसी दुकान पे नौकरी कर रहा था, उसकी उसकी नौकरी वो ख़त्म हुई। खारादार, मीठादार और इन जगहों पे जो माल बर्दारी या इस तरह का काम करते थे, ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई। इसके साथ ये भी हुआ कि लियारी में जो कारोबार थे, 2-2 एकड़, 6-6 एकड़, 5-5 एकड़ के बड़े बड़े मेमन सेठों के और मुहाजिर सेठों के इनके गोदाम थे, जहाँ पर मुख्तलिफ अजनास ज़ख़ीरा की जाती थी, मंडियाँ थी पूरी पूरी, वो सारी की सारी इस तमाम अरसे में ख़त्म हो गई। तमाम वो पूरा नुकसान हुआ, वो दूसरे इलाकों में मुंतकिल होना पड़ा। तो वीरान है वो जगह आज। आज अगर आप मीरा नाका रोड पे निकलें तो आपको देखें कि वहाँ किसी ज़माने में वहाँ ट्रक और बड़े बड़े ट्रॉलर और बड़ी चीज़ें होती थी, आज वो वीरान और खाली पड़ी हुई हैं। आपके ख्याल में लियारी को एक साजिश के तहत जो है बदनाम किया गया, या सियासी पार्टियों ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया सियासी वर्कर्स को और उसे गैंग वॉर का नाम दे दिया गया? देखिए, साजिश तो ऐसी मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी बड़ी आबादी को कोई एक साजिश के तहत जो है वो आप समझते हो कि कोई कर ले। लेकिन जाहिर है कि कुछ सियासी जमातों का अपने मकासद थे। एमकेएम का अपना मकसद था, पीपल्स पार्टी अपने उस वोट बैंक को बचाना चाहती थी, उनको नहीं इंटर देना चाहती थी। तो इस्तेमाल किया गया एक ही कम्युनिटी के दो धड़ों को, उनको आपस में लड़ाया गया। फिर ये जो लड़ाई थी सिर्फ लियारी की ही नहीं थी, तमाम कराची के अंदर जहाँ जहाँ बलोच आबादियाँ थीं, वहाँ वहाँ ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई। फिर बदअमनी हुई, फिर इसकी आड़ में जो जुर्म पेशा लोग थे उन्होंने मकासद हासिल किए। भत्ता एक बहुत बड़ी एक चीज़ जो बलोच आबादियों से उन दिनों आपने देखा होगा, मुख्तलिफ गैंग की चौकिंग होती थी ग्रोहों की, और वो भत्ता मांगते थे। अगवा की वारदातें होती थी, आपने देखा होगा। फिर इसके अलावा बड़े बड़े यानी कि पैसे वसूल किए जाते थे, और एक काफ़ी यानी जब एक नाम चल गया तो फिर इसको ज़ाहिर है जो जुर्म पेशा लोग थे उन्होंने इसको इसी तरह गैंगवार के उससे कैश कराया। चौधरी असलम की एंट्री कब होती है? देखिए, चौधरी असलम बुनियादी तौर पे तो आज भी अगर अखबारात उठाएं, माजी उठाएं, तो आप देखें कि चौधरी असलम बड़ी दबंग तरीके से कहता था कि मैंने एमकेएम के 100 से ज़्यादा लोग मारे हुए हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं थी। बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों को गिरफ़्तार किया, बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों को मशकूक मुकाबलों में मारा। उसके बाद एमकेएम को जब रहमान और इसकी टीम ने या इन्होंने काबू नहीं दिया तो किसी तरीके से, तो किसी ने फिर सीधे एक एंगल निकाला। हमारे अपने कुछ दोस्त ही थे जिन्होंने ये मामलात करवाए। फिर जब ज़ेरे अताब था चौधरी असलम और उसकी टीम के लोग, इनको फिर हमारे दोस्तों का मतलब
मीडिया के कुछ हमारे दोस्त थे जिन्होंने बीच बचाव कराया, फिर चौधरी असलम को समझाया। ज़ाहिर है वो मुश्किल में था, वो गिरफ्तार था, उसकी खुलासी हो सकती थी। मुश्किल वक्त होता है जब आदमी जेल में हो या उसके आसपास हो। तो इन्होंने वो मुज़ाकरात करवाए, मामलात हुए, सारे मुकदमात एकदम से सारे वापस एमकेएम के खत्म हो साथ गए। मुज़ाकरात हुए। उनको उनको रिहा एमकेएम करवाया गया और उसके बाद एमक्यूएम के साथ मुज़ाकरात हुए। वज़ीर दाखिला थे उस वक्त रऊफ सदीकी, गवर्नर सिंध थे इशरतुल अबाद। इन्होंने चौधरी असलम को बिठाया और कोई पुलिस वाले भी थे जो एंटी एमक्यूएम काम करते रहे थे। इन्होंने उनको बिठाया और कहा कि ये टेढ़ा काम यही लोग कर सकते हैं। फिर आपके सामने ही था कि शायद के लियारी टास्क फोर्स रऊफ सदीकी ने अनाउंस की, लियारी टास्क फोर्स का सरबराह चौधरी असलम को बनाया और उसके बाद चौधरी असलम के ज़रिए वहाँ पर एक ड्रामा के तर्ज के एक ऑपरेशन कराने की कोशिश की गई। आपने चील चौक का ऑपरेशन शायद आपको याद होगा। हम तो सारा दिन वहाँ सड़क पे खड़े होते थे। तो एक ड्रामा क्रिएट किया गया, फिर उस रहमान मलिक ने उस ड्रामे को बंद कराया था, आपको याद होगा। तो ये बुनियादी तौर पर एक पॉलिटिकल टाइप एक ऑपरेशन था, जैसे कि हाजी लालू के ज़रिए टेक ओवर किया, कच्छियों के ज़रिए टेक ओवर किया, एक लियारी टास्क फोर्स बना के इसको वो करने की कोशिश की गई। तो फिर इसका जवाब भी आपने देखा होगा कि एक तरफ पुलिस ये कर रही थी, एक इदारे की सपोर्ट थी उन लोगों को। ये एक खिचड़ी पकी हुई थी वहाँ। कोई उसको मारना चाहता है, कोई उसको बचाना चाहता था। अच्छा ये बताएं, रहमान डकैत मुकाबले में मारा गया, मुकाबला करने वाले चौधरी असलम, क्या ये भी मशकूक मुकाबला था या कुछ जेन्युइन था? नहीं, इस मुकाबले से पहले तो कई और मुकाबले थे जो इस तमाम लियारी टास्क फोर्स का झगड़ा बने। वो क्या थे आपको याद होगा कि इसकी हर सूरत गिरफ्तारी के लिए हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहा था चौधरी असलम और उसकी टीम, लियारी टास्क फोर्स के जितने लोग थे। फिर एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि लियारी ने कराची छोड़ दिया, लियारी छोड़ दिया, वो बलूचिस्तान में रहने लगा। हब में एक बहुत बड़ा उसका वाइट हाउस के नाम से डेरा था। तो वाइट हाउस का घेराव रात को किया चौधरी असलम और उसकी टीम ने, और उसमें रहमान को पहले से खबर हुई। फायरिंग हुई, मुकाबला हुआ, और उस मुकाबले में जो है वो पुलिस अफसर भी कोई शहीद हुए और चौधरी असलम को खुद गोली लगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि इतना खौफनाक जवाबी कार्रवाई शायद उनको तवक्को नहीं थी। बहुत सारे जो मुकाबलों की एक लिस्ट है चौधरी असलम की, तो मैं समझता हूँ कि ये एक वाहिद 1-to-1 एक मुकाबला एक देखा गया, सुना गया, जिसके असरात भी हुए कि जब चौधरी असलम वापस आया और रहमान हाथ नहीं आया, उल्टा उसको रहमान की तरफ से एक चैलेंज मिला। वो चैलेंज बहुत होशरबा था इसके लिए, जिसके बाद तो एक तरह से चौधरी असलम ऐसा हो गया कि पागल हो गया था और वो किसी भी सूरत जो है वो इसको यानी वो मारना चाहता था। वो तो हाथ नहीं आया, वो वहाँ से ईरान फरार हो गया, लेकिन चौधरी असलम ने यहाँ उसकी फैमिली पे दावा बोला। उसका जो हकीकी भाई था, अबनार्मल था, अब्दुर्रहीम, उसको उठाया। उसको उठाने के बाद फिर इसके रहमान मांगा उसकी फैमिली से। फिर उसके बाद इसका जो चचा था रहमान का, उसको बुलवाया। वो जब आया तो उसको मुकाबले में गिरफ्तार दिखा के अब्दुर्रहीम को, उसके भतीजे को, रहमान के भाई को मार दिया। तो ये इस पे रहमान की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल रिएक्शन आया। वो एक ऐसा ज़ाती किस्म का एक कनेक्शन बन गया था चौधरी का और रहमान बलोच का। तो हमने देखा था कि एकदम वो अब नॉर्मल नहीं लगता था चौधरी असलम उन दिनों, एक पागल हुआ था कि, और वो बयानात भी देता था, मैं किसी भी सूरत नहीं छोड़ूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूं, और वही जवाब वहाँ से वीडियो की शक्ल में और उसकी शक्ल में रहमान के आते थे, चैलेंजेबल। तो ये एक जब सिलसिला शुरू हुआ तो उसने हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर लिए कि वो रहमान को गिरफ्तार करे। आपको याद होगा एक पहले भी गिरफ्तारी रहमान की हुई थी एजेंसियों की मदद से। IMI ने गिरफ्तार किया था रहमान को और उसको कराची मुंतकिल करके यहाँ इस चौधरी असलम के हवाले किया था। चौधरी असलम ने जब उसे तफ्तीश कर रहे थे, ऐन उस वक्त जब वो ज़ेर हिरासत था रहमान, तो आपको याद हो कि हब से ये एक बंदे को गिरफ्तार करके लाए थे, एक किसान को, जिसका नाम जो इन्होंने माशूक बरोही जिसको कहा, उधर गड्डाफ की तरफ मुकाबला लिया और उसको से आगे कई मुकाबला हुआ, उसको फिर उसी नवाही एरिया में जो है वो इनकाउंटर में मारा था। लेकिन उस इनकाउंटर से पहले रहमान ने शनाख्त किया था उसको और उसको बताया था चौधरी असलम को कि ये माशूक बरोही नहीं है, माशूक बरोही को मैं जानता हूँ, ये गलत बंदा है, इसको नहीं मारो।
ये सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन इसके बावजूद चौधरी असलम ने ये सोचा कि नहीं, रहमान शायद झूठ बोलता है, उसने उसको मार दिया और उसका जो अजाब था भुगतना पड़ा उसको। और फिर वही एफआईआर उन अफसरान के ऊपर हुई जो उसमें इनकाउंटर में जो जिन अफसरान के तरक्कियां लेने के लिए जो नाम 22-24 लोगों के नाम डाले थे, उन तमाम के ऊपर फिर इनकाउंटर की एफआईआर उनके ऊपर हुई, उसके जाली मुकाबले की और कत्ल की मुकदमा, जिसके तहत चौधरी असलम गिरफ्तार हुए और फिर 18 महीने जेल काटी। इस जेल में फिर मैंने इससे पहला मरहला जो आपने बताया सारी प्रोसेस हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर इन्होंने रहमान के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो कर दी, तमाम अपने जितने जो आपके लोग थे सब छोड़ दिए, सिर्फ रहमान चाहिए था। फिर रहमान को इन्होंने गिरफ्तार किया। अच्छा, जो आप बता रहे थे पहले गिरफ्तार हुआ, उसमें फरार हो गया था क्या रहमान? उसमें जब ये तो जेल चले गए पूरी टीम, ठीक है। एक पुलिस अफसर थे हमारे, इनके दोस्त थे जो इनके खास थे, वो उन्होंने इनको रंगी टॉन में अपने घर पे रखा हुआ था रहमान को। ठीक है। इस तमाम अरसे में जब मामलात मैदान साफ हो गया, जब इतना सख्त प्रेशर तो वो अफसर क्या करता, बताया ये जा रहा है कि उसने कुछ मामलात किए और रहमान को वहाँ से फरार कराया और कुछ इनाम पाया। ओके। अच्छा, फिर ये मुकाबला जब दोबारा हुआ, तो फिर जब दोबारा फिर गिरफ्तारी के लिए कोशिशें हुई तो हब से, ये बलूचिस्तान से, कोयटा से रहमान अपने 2 दोस्तों के साथ गाड़ी में आ रहा था कि इन्होंने चौधरी असलम और उसकी टीम ने, जो बताया जाता है, जो विटनेस है जिन चीज़ों की लोग बताते हैं, जो कि इन्होंने उस वक्त पुलिस नहीं फ़ौज की वर्दियां पहन के वहाँ पर नाकाबंदी की। उस नाकाबंदी के दौरान रहमान ने फ़ौज समझकर, फ़ौज की वर्दियां देखकर जो है वो वहाँ रुक गया और इस दौरान चौधरी असलम और इसकी टीम ने उसे गिरफ़्तार किया। फिर कराची लाया गया, बहुत बातें चलीं, लेने दिलाने की बातें चलीं, पीपल्स पार्टी के मरकज़ तक बात गई, आसफ अली जरदारी तक बात गई, रहमान मलिक तक बात गई और चौधरी असलम को ये बावर करा दिया गया था कि रहमान को इनकाउंटर नहीं करना है। उसके बाद मैं पर्सनली एक बंदे को जानता हूँ, लाला औरंगज़ेब, जिनसे मेरा यानी जानता हूँ, वो लाला औरंगज़ेब फिर चौधरी असलम और उनके जो टीम थी उनकी डिमांड पर नजराना लेकर भी गया था वहाँ। 3 करोड़ रुपए पैसे लेकर गया कैश में रहमान को छुड़ाने के लिए और उनके साथियों को छुड़ाने के लिए। लाला औरंगज़ेब, दीगर जो साथ पकड़े हुए लोग थे, इन तमाम को फिर स्टील टाउन के इलाके में चौधरी असलम ने एक इनकाउंटर में जो है वो मार दिया। मुबैना पुलिस मुकाबले में कह सकते हैं। मैं मुबैना का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करता हूँ, इबहाम था ही नहीं ना कोई, ये सारी चीज़ें तो हमारे सामने थी। इसको तो 100% जाली पुलिस मुकाबला था। इबहाम, मुबैना का लफ्ज़ होता है कोई इबहाम हो, इबहाम इसमें कतई तौर पे नज़र नहीं आता कि एक बंदा, हमारे देखे भाले लोग, बातें करते हुए लोग, जिंदा लोग, गया है वहाँ पर, वो कहने गया कि नहीं अल्लाह करम करेगा, मैं जा रहा हूँ, जो मुतालबा है वो मैं पूरा कर रहा हूँ, और 3 करोड़ रुपए लेकर गया वो। तो आप पैसे भी रख लिए और उस बंदे को भी मार दिया। अच्छा, ले जाने वाले को भी मार ले दिया? जाने वाला भी उसमें औरंगज़ेब शामिल था ना। औरंगज़ेब क्या गैंग वॉर एक का ट्रांसपोर्टर था बुनियादी तौर पर, बहुत सादा आदमी, ट्रांसपोर्टर, कभी ज़िंदगी में किसी उसमें नहीं था। चूँकि ये फैमिली होती है, ज़ाहिर है वो अगर रहमान के इलाके में वो काम कर रहा है और रहमान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आया था तो वो उसके तहत कर्टसी में वो मुतालबा लेकर गया था। पैसा तो आता जाता रहता है। जाली मुकाबले में मारने की क्या वजह हुई? चौधरी असलम क्या दलेर नहीं था या बुज़दिल था जो उसने? देखिए, दिलेरी तो मैं समझता हूँ कि अगर कराची पुलिस में अगर आप देखेंगे तो इससे दिलेर बंदा तो कोई नहीं चौधरी असलम से। लेकिन दिलेरी का काम ही होता है कि मुख्तलिफ जो चीज़ें करनी होती हैं बहुत सारी, हर बंदे में तपड़ नहीं है किसी इंसान को मारने का। राव अनवार इस तरह के मामलात का एक हिदायतकार था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। और उसके बाद चौधरी असलम था। चौधरी असलम में ये था कि वो खुद इन्वॉल्व होता था चीज़ों में, छानबीन भी करना, सारी चीज़ें करना। तो लेकिन जब बुरा वक्त आता राव है, अनवार और चौधरी असलम में मवाजना करें तो किसको देखते हैं? कौन दलेर था देखिए जिसने पुलिस महकमे के लिए काम किया, मुल्क और कौम के लिए काम किया? देखें, अभी देखें जो क्रेडिट लिया हर आने वाली गवर्नमेंट ने जिन चीज़ों का, दोनों लोग थे ये, और दोनों को ज़ाती तौर पर कोई इतना यानी अगर आप कहें कि दलेरी की बात करें तो मैं समझता हूँ कि चौधरी असलम के अंदर दलेरी थी। जो 2-4 वाक़यात हमारे सामने हुए, ख़ास तौर पर जब उनके घर के ऊपर हमला हुआ
तो वो एक बहुत बड़ी दलेरी थी मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद इमीडिएट कॉल की थी, बात हुई थी, तो मेरे फ़ोन के ऊपर वो दहशतगर्दों को गालियाँ दे रहे थे और अपने अज़म और वलवला जो था दिखा रहे थे कि मेरे सामने आए, ये बुज़दिल हैं, छुप कर वार करते हैं, बच्चों पर वार करते हैं, ये चीज़ें। तो राव अनवार तो आपको पता है किसी भी उसमें सिर्फ बाद में पहुँचता था, किसी भी इनकाउंटर में, और ज़ाती तौर पे तो मैं समझता हूँ कि वो कोई ऐसे इतना बहुत बड़ा दलेर नहीं है अगर कंपेयर करें आप चौधरी असलम से उसका। अच्छा, वही दलेरी का आपने बात की, तो तीसरा फैक्टर आप रहमान की तरफ भी कर सकते थे। तो मैं समझता हूँ कि वो भी एक दलेर था, लड़ने वाला था और कमिटमेंट वाला था, और मैं समझता हूँ कि जो बाप की तरह एक बहुत बड़ा एहसान और एक बहुत बड़ी कुर्बानी जो उसने दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, शायद पीपल्स पार्टी उसका उसके रत्ती बराबर भी उसका उस एहसान का बदला नहीं चुका सकी। वो शायद याद होगा आपको कारसाज का वाकया, जो शरीक चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो जब जिला वतनी ख़त्म करके वतन वापस आई थी तो बहुत बड़ा कानवा और घंटों का था वो जुलूस, जब उसका यहाँ कारसाज पहुँचा था, जब उसके ऊपर हमला किया गया, दहशतगर्द हमला हुआ। उस हमले में मैं समझता हूँ कि बीबी को बचाने वाला रहमान था। रहमान उस ट्रक के ऊपर शामिल था, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर शामिल था। जान सारान बेनज़ीर के नाम से वो जो एक कमेटी थी या एक टीम थी, उसका सरबराह वो था। और मैं समझता हूँ उस वक्त तो हर तरफ लाशें पड़ी थी, हर तरफ जख्मी थे, कोई वो नहीं था। वाहिद रहमान था जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को वहाँ से बचा कर निकाल कर बहिफाजत बिलावल हाउस पहुँचा दिया उसने, वरना मैं समझता हूँ कि दहशतगर्द आसपास मौजूद थे। और आपका वो कंपनी बाग के वाक़े से पहले बेनज़ीर जो है वो शहादत हो सकती थी उस वक्त। तो ये कोई मामूली काम नहीं था उसका। दूसरी, पीपल्स पार्टी के लिए जो उसने अपनी ज़िंदगी अपना सब कुछ वक्फ किया कि इनका वोट बैंक ना टूटे पीपल्स पार्टी को, तो ये उसका उस अंदाज से उसको सिला नहीं मिला। अच्छा, ये बताएं, पूरा नाम उनका सरदार अब्दुर्रहमान बलोच था। उनके मारे जाने के बाद कमांड जो है वो उज़ैर बलोच के पास आती है। देखा गया, हमने तस्वीर भी देखी कि पग पहना दी गई सरदारी की, तो सरदार उज़ैर बलोच हो गए। उज़ैर बलोच का क्या, ये कैसे मकसद इसको देखते हैं, क्या करैक्टर था ये कि अचानक एकदम नुमाया हो गया उज़ैर बलोच? देखिए, असल में उज़ैर तो एक स्टूडेंट था, कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता था, एक नॉर्मल बलोच बिजनेसमैन का बेटा था। फैज़ू मामा जो थे, मैं जानता था उनको पर्सनली, उनका बेटा था ये, जो कि ट्रांसपोर्टर थे। उनकी बसें चलती थीं। तो ये सारी जब लड़ाई शुरू हुई उसमें आपको पता है कि उसमें पैसा चाहिए होता है, चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उन्होंने किसी तरीके से फैज़ू मामा को बुलवाया और फैज़ू मामा को अगवा कर लिया अरशद पप्पू के लोगों ने। ठीक है। और उसकी रिहाई के लिए उन्होंने तावान मांगा। रहमान ने कोशिश की, सब लोगों ने कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसको नहीं छोड़ा और तावान लिया। तावान लेने के बाद, इसके बावजूद जो है वो फैज़ू मामा को तशद्दुद करके हाथ पांव बंधी लाश जो थी उनकी फेंक दी गई। अब एक बेटा जिसने पैसा भी दे दिया हो, जिसने सब कुछ दे दिया हो, अगर उस बेटे के बाप को इस अंदाज से बेईमाना तरीके से, और उधेड़ उम्र बाप को जिसका कोई किसी लेना देना नहीं किसी उससे सिवाय कामकार का जो कारोबार के, तो आप बताएं कि क्या रद्द-ए-अमल होगा। तो ये वो रिएक्शन था जिसके बाद उसने तमाम मामूलात छोड़ के, अपनी तमाम एक्टिविटी छोड़ के वो रहमान के शाना बशाना हो गया और सेकंड बन गया था इस तमाम उसमें रहमान का। अगर आप बात करें कि रहमान का तो कोई था नहीं उसके पीछे, उसका जो भाई था उसको इनकाउंटर में मार दिया। जो भाई के बच्चे थे उनकी उम्र बहुत कम थी और रहमान के अपने बच्चे थे। आपको बड़ी एक हैरत की बात होगी कि रहमान, जो मैं नहीं समझता कि हमारे आसपास देखने के मेरे शऊर में किसी ने इतने बड़े जानशीन छोड़े हों जितने रहमान बलोच ने छोड़े थे। रहमान बलोच की 3 बीवियां थीं, 3 शादियां की। 3 शादियों से रहमान बलोच के 16 बच्चे हैं। उन 16 बच्चों में उम्रें उस वक्त इतनी नहीं थी कि आप उनको कह सकें कि वो कोई लड़ाई लड़ लेते। आज भी अगर उनके बड़े बच्चे की उम्र है तो वो 25 साल है। आज भी अगर बड़ी बेटी की उम्र है उनकी तो वो 30 साल है। तो रहमान का जो फिर एक बेटे ने अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसका कोई वो तर्ज नहीं था। देखो, रहमान एक डकैत तो कहलाता था, बदनाम था, लेकिन दर हकीकत एक बहुत खिदमतगार, अपने बाप की तरह मदद करने वाला था। लियारी में
हज़ारों ख़ानदान, आज भी अरसा गुजर गया उस बात को, आप जाएं कि लियारी में आज भी रहमान को डकैत कहने पे नाराज़गी का इजहार किया जाता है। लेकिन डोगर साहब, गैंगवार के जो कारिंदे थे उन्होंने बड़ी बेदर्दी से मासूम लोगों का कत्लेआम किया। देखिए, लियारी गैंगवार के इस तमाम अरसे में मैं आपको बता चुका हूँ ना कि गैंगवार मलीर में तो नहीं हो रही थी, लेकिन तमाम जो जुरैम पेशा लोग थे उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। आपको पता है, हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि एमकम से निकली थी, उसके बहुत बड़ी तादाद में उसके लोग जो थे वो लियारी में शरीक थे और एमकम के खिलाफ शाना बशाना लड़े इनके लिए। बाद में एक जॉइंट वेंचर हो गया, आपको ये भी याद होगा कि इनका टीटीबी के साथ जॉइंट वेंचर हुआ जुरैम पेशा लोगों का। तो बात हम कर रहे, बीएलए, टीटीपी और गैंगवार ये एक होके लड़े भी थे, ये सारी चीजें को इन्होंने तो ये जॉइंट वेंचर बेनिफिट होता है, आपको पता है। मुझे याद है कि 2012-13 में जब हालात बहुत ख़राब थे, बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो उस वक़्त कई मासूम लोगों को उठा के इन्होंने अगवा करके लियारी में ले गए थे गैंगवार वाले। फिर ऊपर से जो है बड़ा बाअसर कोई अहकामात आए, कह लें कि एक बाअसर शख्सियत ने इंटरफेरेंस की और फिर उन जो बेगुनाह लोग थे उन्हें बाजियाब कराया गया। रेंजर्स ने एक्शन किया, रेंजर्स का बड़ा किरदार नज़र आया हमें मुख्तलिफ जगहों पे। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कराची के हवाले से बात करूं तो मोतबर तरीन शख्सियात में मौलाना अब्दुस्तार ईदी, या कोई डाउट है आपको उससे? नहीं, बिल्कुल सही है। मोतबर शख्सियत मौलाना अब्दुस्तार ईदी रहमान बलोच के जनाजे के साथ पैदल चले, जनाजा पढ़ाया। मुझे याद है जनाजा तो जनाजे में लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत बड़ी तादाद लोगों की थी उस जनाजे में। तो भाई, अगर किसी 100 लोगों को भी तकलीफ दी होती अगर उसने, तो मैं समझता हूँ कि इतना वो नहीं होना चाहिए। मैं कोई बहुत बड़ा हीरो बना के पेश नहीं करना चाहता हूँ रहमान को। जुरैम थे, केसेस थे, इनकाउंटर थे, लोगों को मारा था मुखालफिन को, और हो सकता है कि जाहिर है। अच्छा, फिर आपने जो बात की कि भत्ता, ये वो सारी चीज़ें, मैंने काफ़ी खोज लगाने की कोशिश की कि कोई रहमान की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसके ऊपर ख़ानदान में कोई लड़ाई हो, किसी ने कब्ज़ा किया हो, जिसकी 3 बीवियाँ, 16 बच्चे, और मुझे बताएं कि उनको वो मकसद ऐसे आम तरह की रिहाइश में रह रहे हैं। जो घर है, जो आप मीडिया पे बड़ा शूट हो रहा है आजकल उनका घर, मैं वो घर में गया हूँ आज उनके, तो उस घर के अंदर क्या है, एक बीवी रह रही है, उसके जो 4-5 बच्चे हैं वो रह रहे हैं, और वो उसके दादा का घर था, उसके बाप का घर था, हाजी दाद मोहम्मद ऊपर लिखा हुआ भी है उसके ऊपर, देखा होगा आपने। और जो बलोच हाल है, जो कम्युनिटी के लिए बनाया, खिदमत के लिए बनाया उसके बाप ने, वो बलोच हाल था उसका। उसके साथ एक पार्क था, अंदर वो उसका डेरा बना हुआ है, बराबर में स्कूल है, एक ईदगाह बनाई हुई है उन्होंने, एक लाइब्रेरी है। तो इस टाइप की चीज़ें थी। रहमान की अपनी कोई प्रॉपर्टी सिवाय वो वाइट हाउस हब वाला मुझे कोई नहीं मिली। बाकी इनकी जो आबाई ज़मीनें या जायदाद होंगी वो हैं रहमान के अपना। तो या फिर ये समझ सकते हैं हम इस उसमें कि अगर रहमान ने कोई लूट मार का पैसा कमाया भी था तो हाथ कुछ नहीं है। एंड ऑफ द डे ज़ाहिर है अंजाम तो इबरतनाक ही हुआ उसका भी। ज़ाहिर है मुकाबले में मारा गया गैंग वॉर, गैंगस्टर के। इसी तरह हमने देखा है कि कई गैंगस्टर जो हैं इसी तरह अपने अंजाम को पहुँचे। मैं मौजूदा लियारी की बात करूँगा। अब लियारी में स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ भी बहाल हैं, जिसकी वजह से लियारी पहचाना जाता है। आज लियारी के नौजवान जो हैं दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं स्पोर्ट्स सरगर्मियों में। आप क्या समझते हैं कि दोबारा गैंगवार के ज़ेर असर ये इलाका आ सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। ये बहुत बड़ी चेंज जो मैंने अभी हालिया दिनों में देखी है लियारी के अंदर। आपकी सोच है कि ये यहाँ के जो यंग लोग हैं वही पुरानी पैटर्न पे हैं। मैंने बहुत सारी किताबों का ज़ख़ीरा जमा किया है, वो नौजवानों ने लिखा है जो लियारी का दुख समझते हैं, लियारी का दर्द समझते हैं, जो लियारी के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप देखें कि बहुत सारी एक्टिविटी में, जैसे तारीख़ थी पहले, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट लियारी के रहे, बहुत बड़े तालीम के जो शोबे में नुमायाँ खिदमात थी, फ़ुटबॉल के शोबे में लियारी से कोई सानी नहीं रखता, बॉक्सिंग में लियारी की खिदमात कितनी आगे हैं।
इसी तरह और गेम्स जितनी थी लियारी के लोगों ने वो की हैं। तो अब वो काफ़ी वहाँ शऊर बढ़ रहा है, और शऊर के साथ साथ अब लोगों को समझ भी आ रही है। वहाँ की ख़वातीन भी मैंने देखा, बच्चियाँ माशाल्लाह बड़ी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, बॉक्सिंग में, मार्शल आर्ट में, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में। ख़वातीन और यंग बच्चे, ख़ासकर यंग जनरेशन जो है ना, बहुत एक्टिव है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। आखिर में मैं ये पूछूंगा कि जो बाकी गैंगस्टर थे, उनका क्या अंजाम हुआ? जो दीगर थे, अरशद पप्पू था या दीगर, इसमें बाबा लाडला था, बड़े नाम थे। देखिए, एक असल में इनका जो बहुत इनको एडवांटेज रहा, इन तमाम लियारी के जो लोग थे या क्रिमिनल लोग थे या लियारी के उसमें जुर्म में मुलव्वस थे बहुत सारे, वो ज़्यादातर ईरानी बलोच थे। डोल नेशनैलिटी होना उनका, उनका यहाँ से चाबहार उनका मेन वो था, बलूचिस्तान का इलाका, ईरान का इलाका, वहाँ आना जाना। तो बहुत सारे ऐसे जो थे वो रूपोश हुए, फिर वो ईरान गए तो ईरान से कभी वापस नहीं आए। फिर आपका ओमान में एक बहुत बड़ा इनका वो है, फिर दूसरे आसपास के मुल्कों में इनके डोल नेशनैलिटियाँ हैं। तो इस वजह से वो अब वो तो चीज़ें एक्टिविटीज़ नहीं हैं। लेकिन जो हम देखते हैं कि कलरी का इलाका, लियारी का जो माड़ीपुर रोड के साथ जुड़ा हुआ इलाका है, वहाँ कुछ एक्टिविटीज़ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो चैलेंज बन सकते हैं पुलिस के लिए। और आपने पिछले माजी के तकरीबन 1 महीने में देखा होगा कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हुई, ताजरों को भत्ते की पर्चियाँ, भत्ते की फ़ोन कॉल, ईरान के नंबरों से कॉल्स आई, और इस तरीके से जो है वो एक्टिविटी स्टार्ट हुई। लेकिन उन पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के जुराइम को पैदा होने से पहले ही जड़ से उखाड़ दिया जाए, एक इंटेलिजेंस नेटवर्क फैला के ऐसे लोगों का कलाकमा। उनके तो काफ़ी लोग गिरफ्तार भी हुए हैं अभी। मेरे यहाँ पुलिस ने किए हैं, समत काठियावाड़ी के भाई को गिरफ्तार कर लिया। दीगर लोग जो भत्ते में मुलविस थे, रेंजर और पुलिस ने काफ़ी गिरफ्तारियाँ की हैं। लेकिन ज़ाहिर है इंटरनेशनल लॉज को भी मद्देनज़र रखा जाए। पुलिस ने यहाँ मेरी मालूमात के मुताबिक रिपोर्ट भेजी है कि इंटरपोल के ज़रिए जो है उसके रेड वारंट जारी किए जाएँ। वफाक की तरफ से मेरे ख्याल में ताख़ीर हो रही है, यहाँ से तो भिजवाया जा चुका है। अगर रेड वारंट निकलेंगे तो फिर जो गैंगस्टर जो भत्ते की पर्चियाँ दे रहे हैं यहाँ ताजरों को, तो वो ज़ाहिर है गिरफ़्तार होंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अब वो सूरत हाल नहीं हो सकती। बिल्कुल हमारे साथ अफ़ज़ल नदीम डोगर मौजूद थे, जो कि 35 साल से सहाफ़त से वाबस्ता हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। क्राइम पे इनकी बड़ी ग्रिप है और बड़े इन्होंने ऑपरेशन भी देखे, 92 का ऑपरेशन भी इन्होंने देखा। गैंग वॉर की कहानी आपने इनसे इनकी ज़बानी सुनी, और ये वो चीज़ें बता रहे थे जो इन्होंने ख़ुद देखी और वो हमारे नाज़रीन को बताई। एक नए मेहमान के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।